चलो स्टार्ट करते हैं। बुक ना बाहर रखी है टेबल की। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा चैप्टर पर रिवाइज किया था हाइड्रोकार्बन्स। आज इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद में कभी हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज अगर कुछ और डाउट्स है चैप्टर में तो अपन ये क्वेश्चन आंसर करते समय देख लेते हैं, है ना। अदरवाइज अब इसका रिवीजन भी नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे लास्ट में यही हो रहा है, तो रिवीजन हो गया मान लो पिछले क्लास में इसका रिवीजन हो गया। ठीक है, और अगले क्लास में अपन अगले चैप्टर का रिवीजन करवाते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थोड़ा बड़ा चैप्टर है जो, फिर अगर थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम है तो उसका भी पर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी रखते हैं, निकालो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, बोलो हाइड्रोकार्बन्स एक्सरसाइज। और साथ में वो नोट्स भी लिखते जाना रिवीजन वालों के, जिसमें सारे रिएक्शन है एक बार में लिख जाएगा। बनाए उसको कॉपी में पेपर में। हाँ, पेपर दिया तो कहाँ है, पेपर का है 2 रुपए का एक पेपर में लेता था वो, इतना महंगा हो गया पेपर। हाँ, बनाए हो कि नहीं देख के मैं भेजा था उसको, कहाँ है। तो ये तो है जो बना के बनाए ठीक है, ये देखो बनाया हूँ, बनाई हूँ मैं, घर वाले वाला नहीं बनाया हूँ, घर वाला मतलब झूठ है, नहीं ये झूठ है। जो बनाया हो तो मेरे को घर जाके भेज देना फोटो, 8:30 तक भेज दी मतलब बना नहीं होगी, डिलीट कर देता हूँ ग्रुप सोच के। कौन बनाया ईमानदारी से बताओ जल्दी, तो देखिए। अब इसमें मेरी गलती से आप तो अपलोड ही नहीं कर सकते। So first question देखो, exercise का first question, how do you account for the formation of ethane during chlorination of methane? Question समझे क्या? How do you account for the formation of ethane during chlorination of methane? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जब मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, याद आ रहा है मीथेन का क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन CH4 से स्टार्ट कर रहे थे और धीरे धीरे करके एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन रिप्लेस करता जा रहा था। याद है, तो मैकेनिज्म पढ़े थे, चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। तो आप लोगों को अगर याद हो कि अपना फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, Cl2 जो है वो Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक होता था इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, after that this Cl free radical goes and attack to your methane CH4 और बनाएगा एक नया फ्री रेडिकल दैट इज CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। एक H निकलेगा ना, वो Cl का कंबाइन कर जाएगा और फिर अगले स्टेप में यही फ्री रेडिकल आपके क्या करेगा, Cl2 के साथ कंबाइन करेगा और CH3 Cl बना लेगा प्लस अगेन एक क्लोरीन का रेडिकल। यही 2 स्टेप में बनता है CH3 Cl। अब ऐसे ही 2 स्टेप और लिखोगे तो CH2 Cl2 बनता था, याद आ रहा है। तो ये तो चेन प्रोपगेशन था। चेन टर्मिनेशन में मैंने क्या कहा था कि जब तक एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल को अटैक करता रहेगा रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। तो रुकेगा कब, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं, तब रिएक्शन रुक जाएगा, तब कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, कोई नया रेडिकल नहीं बनेगा। अब देखो ना, हर स्टेप में एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक रेडिकल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक रेडिकल बन रहा है। अब ये रेडिकल जाके इस CH3Cl को जब अटैक करेगा तो एक नया रेडिकल बना लेगा CH2Cl का रेडिकल प्लस HCl। अब फिर एक नया रेडिकल बन गया, तो ये प्रोपगेशन चलता रहेगा। ये प्रोपगेशन स्टॉप कब होगा, जब 2 रेडिकल आपस में मिक्स हो जाए। देखो ये तो रैंडम हो रहा है ना, रिएक्शन अंदर रैंडम हो रहा है, कोई बैठ के निशाना नहीं लगा रहा है, ये जाके इसको निशाना लगाया तो ये जाके इसको अटैक कर दिया, राइट। हो सकता है यही मिथिल का फ्री रेडिकल अपने ही मिथिल के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए और इथेन बना देगा और रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। एटलीस्ट इस स्टेप, ये स्टेप तो हम आगे और नहीं बढ़ेगा। बन गया ना इथेन,
हम क्या करवा रहे थे? वी वर डूइंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, और रास्ते में क्या बन गया? इथेन। तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? तो ऐसे बन सकता है, अगर दो मिथेन के फ्री रेडिकल आपस में टकराए तो दे कैन फॉर्म इथेन। क्लियर है? ठीक है, तो लिखो पहले इनिशिएशन लिखना, ये स्टेप इनिशिएशन का हो गया। ठीक है, फिर प्रोपगेशन भी एक दिखा देना, है ना, ये 3 प्रोपगेशन दिखा देना। और भी होता है ना प्रोपगेशन में स्टेप पे, तो और भी स्टेप बढ़ सकते हैं। ठीक है, और टर्मिनेशन ये दिखा देना। अगर टर्मिनेशन ऐसा हुआ तो इथेन बनेगा, दिस इज इथेन, C2H6 इथेन। और जरूरी नहीं है ना कि हमेशा यही दोनों का बार बार सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल रेडिकल किसी भी मॉलिक्यूल रेडिकल के साथ कोलाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है? किसी के हाथ में नहीं होता वो कोलिजन, अंदर मॉलिक्यूल कैसे किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, नीचे लिखना, फ्रॉम द अबव रिएक्शन, फ्रॉम द अबव reaction, from the above reaction, if in the propagation step, if in the propagation step, if in the propagation step 2CH3 radical, सिंबल बनाना, radical लिखना मत, 2CH3 radical combine together, combines together, combines together, then they will form ethane, then they will form ethane, then they will form ethane. ठीक है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है। सेकेंड क्वेश्चन 13.2 दिख रहा है सबको? ये आपको ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड आईयूपीएससी नेम ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड। जैसे C4H8, इसमें एक डबल बॉन्ड, यानी कौन सा कंपाउंड है C4H8, इसका फॉर्मूला है ये C4H8 एल्कीन। एल्कीन में भी क्या नाम है इसका? ब्यूटीन। क्या है ये? ब्यूटीन, राइट। और लिखा भी ना ब्रैकेट में कि एक डबल बॉन्ड है, इसमें लिखा है ना, वन डबल बॉन्ड। तो इसके कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल है? ब्यूट 2 इम्पॉसिबल है, ब्यूट 1 इम्पॉसिबल है, पोजीशन एंड, ये पोजीशन आइसोमर तो होगा ना। उसके अलावा और ये क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस एंड ट्रांस। तो ये हो गया आपका सिस, होगा ये सिस, बोथ हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड, बोथ मिथाइल आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, एंड ट्रांस कैसे बनेगा? ये रहा आपका ट्रांस। ठीक है, ये 4 आइसोमर्स बनेंगे इसके, सब तो ब्यूटीन है, मतलब सब ब्यूटीन है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और सबके पास एक डबल बॉन्ड है, उसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है देखो, ये आप लोग बनाओ जल्दी से, C5H8 containing 1 triple bond, C5H8 containing 1 triple bond, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं जल्दी बताओ मुझे, कितने आइसोमर? इसमें और कोई पॉसिबल है क्या आइसोमर?
एक ब्रांच वाला भी बन सकता है ऐसा, बन सकता है ना। इसका भी फॉर्मूला C4H8 है, इसके पास भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये 5 आइसोमर इसके बन सकते हैं। 1 2 3 4 5, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, सिस सिस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन। इसका नाम बताना है ना, अभी क्या बन रहा है, नहीं दिख रहा है ना इसका नाम। टू मिथाइल प्रोपीन, ये आपका स्टेट चेन हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 एंड 3। 2 पे मिथिल है, प्रोप 1 ई, या प्रोपीन भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपके पांचों आइसोमर C4H8 के। ओके, क्या बनाया C5H8, C5H8 containing 1 ट्रिपल बॉन्ड। पहले ये बनायो, आरटी कार्बन, आरटी हाइड्रोजन आएगा ना इसमें, पहले वाले में एक लगेगा, दूसरे वाले को जरूरत नहीं है, तीसरे वाले में 2, चौथे वाले में 2 और पांचवे वाले में 3। 3 2 5 2 7 1 8, ये हो सकता है। अब ट्रिपल बॉन्ड को घुमाओ ना, उसको सैर कराओ, होगा ये। ऊपर वाले का नाम क्या है, पेंट, हाँ पेंट 1 आई, पेंट 1 आई, क्योंकि नीचे वाला पेंट 2 आई, इसलिए मेंशन द पोजीशन ऑल्सो। प्रोपीन में इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोप 2 इन कोई बना नहीं सकता, प्रोप 2 इन होता ही नहीं है, इसलिए प्रोप 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है ना। बट यहां लिखना, क्योंकि प्रॉप 1 आइन भी हो सकता है, प्रॉप 2 आइन भी हो सकता है, क्लियर है। एक और क्या बन सकता है, अब ब्रांचेस में खेलो। इसमें तो नहीं लग सकती ब्रांच, नहीं लग सकती है, इसका तो 4 बॉन्ड बन गया है, ब्रांच यही लग सकती है और कहीं नहीं लग सकती। अब बोलो सर यहाँ लगा दो, ये तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा ना, इसके दिमाग में आया तो यहाँ तो लगा सकते हैं ना ब्रांच, और ये तो स्ट्रेट चेन हो गया ना, आपने बस इसी को घुमा दिया है ऐसे, हाथ मोड़ दिया बस, है ना। तो यहाँ पे बस एक ही टाइप की ब्रांच बन सकती है, कहाँ पे, वो भी यहाँ पे। पर यहाँ तो फर्स्ट हो जाएगा ना, पहले वाले, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर बनेंगे, इसमें 2 का नाम अपन बता दिए, पेंट 1 इन, पेंट सॉरी पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, 3 मिथाइल। फिर क्यों पेंट आएगा जब इसको मिथिल बोल दिए, तो जब इसको मिथिल बोल दिए तो ये ब्यूटी बचा ना भैया, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, क्लियर है। ये आपके, क्योंकि आईयूपीएसी नेम भी बोला है ना उसमें, आपको सबके आईयूपीएसी नेम भी लिखने हैं अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन। चलो फोर्थ देखो, जो मैं बीच में होमवर्क दिया था बट किसी ने किया नहीं था ना, ओजोनोलिसिस, और जल्दी से राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड आपको मिला है पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अब जिनको फॉर्मूला बनाने ही नहीं आ रहा ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। ये है पेंट 2 इन, हाँ, इसका क्या कराना है, ओजोनोलिसिस, है ना। पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस में क्या होता है, O3 ऐड होता है, और दूसरे स्टेप में जिंक डस्ट एंड वाटर। पहले स्टेप में ओजोनाइड बनता है, फिर ऐसे कट करके वो घर वाला बनाते थे ना, है ना, एक घर बनाते थे और फिर ऐसा काट करके एक ओ को जेडिन के साथ घूमने भेज देते थे, और बाकी 2 ओ आपके इसके साथ लग के कीटोन या एल्डिहाइड बनाते थे। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, शॉर्टकट क्या बताया था, कि जो भी आपका एल्कीन होगा, जो भी आपका एल्कीन होगा, उसको बस ऐसे कट करना है और दोनों जगह एक एक ओ दे देना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये बनेगा आपका प्रोपेनल और ये बनेगा इथेनल, दोनों एल्डिहाइड होंगे, क्या होंगे, दोनों एल्डिहाइड। तो आपको एक मिलेगा प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, राइट, CH3 CHO, क्लियर है। ठीक है, मैं क्लियर।
5 कार्बन है ना, तो आपको मिला के 5 कार्बन तो होने चाहिए, तो ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का हो गया 5 कार्बन, तो प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, उसी में दूसरा है 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 इन, इसका स्ट्रक्चर बना दो, मजा आ जाएगा स्ट्रक्चर बना। 3 मिथिल, सॉरी 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 इन, इसके नाम लिखना, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, उसको बनाओ, करो उसका। सॉरी ये प्रोपेनल, प्रोपेनल, दिस इज इथेनॉल। हाँ चलो अगला अगर स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 इन, 3,4 डाइमिथिल, 3,3 डाइमिथिल, ठीक है। 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 बन गया। पहले तो हेप्ट है तो 7 कार्बन तो बना दो बिना सोचे समझे, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पे इन है तो 1 2 3, 3 पे इन लगा दो, और 3 और 4 पे एक एक मिथिल लगा दो, खत्म। ये होगा, क्या बनेगा, क्या लगता है प्रोडक्ट, क्या बनेगा ओजोन लेयर के बाद? दोनों कीटोन बनेंगे, क्यों? आपने यहां से कट किया, यहाँ ओ लगा, यहाँ ओ लगा है, तो ये सी, इसको कीटोन बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये वही तो है ना, सी 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 डबल बॉन्ड ओ इस कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड में फर्क पता है? एल्डिहाइड आपका आर सी एच ओ होता है, एक एच होता है कार्बन के साथ, राइट। और अगर सी में दोनों ही कार्बन लगे हुए हैं तो ये कीटोन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर कैसा है मेरे एल्कीन का, या तो एल्डिहाइड्स बनते हैं या तो कीटोन बनते हैं। अब यहाँ पे दोनों कीटोन बन रहे हैं, नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेनॉल। ये क्या बनेगा? 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ब्यूटेन, ई हटा के ओन, ब्यूटेनॉल। और ये बनेगा पेंटेनॉल, ठीक है। अब ये मत समझो सर, अब ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल को मिला के तो 9 हो जा रहे हैं, तो 9 कार्बन तो थे ना इसमें, भले इसका नाम डोनेट नहीं था, बट 9 कार्बन तो है ना, 2 ब्रांच में भी तो है, ठीक है। बना लो ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल, और दोनों में सेकंड कार्बन पे है ना, तो पेंटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, ये लिख लेना, ऐसा कुछ होगा। दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है, प्लस सेकंड वाला बना रहा हूं, ब्यूटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, हाइड्रोजन फिल कर देना, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ पेपर में, है ना। हमेशा हाइड्रोजन फिलिंग करना है, कार्बन की, हर कार्बन की 4 बॉन्ड बननी चाहिए, ठीक है। थर्ड बनेगा, थर्ड बनाओ, 2 इथिल ब्यूट 1 इन, 2 इथिल ब्यूट 1 इन, इंपॉर्टेंट है ना, ओजोन में से मत छोड़ना ना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिडेल क्राफ्ट। 2 इथिल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन 2 इथिल, क्या बोलते हैं? हाँ यहाँ से कट करोगे, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड होगा ना, दिस विल बी एल्डिहाइड, और ये बनेगा कीटोन, ठीक है। नाम एल्डिहाइड एक कार्बन वाला बन रहा है, हाँ मिथेनॉल, आईयूपीएसी नेम बताओ ना, क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम बोल रहा है लिखने के लिए, राइट। आईयूपीएसी नेम, नॉट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, मिथेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। एक मिथेनॉल बनेगा और दूसरा, कहां से हेप्टेन, कहां दिख रहा है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। कोई डाउट किसी को इसमें? ऊपर वाला पहला वाला बनेगा HCHO
और दूसरा वाला बनेगा 2 कार्बन, फिर तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है और ये पेंटेन 3O। बाकी जगह हाइड्रोजन फिल करेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 पेंटेन 3O। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ वाला देखो, 1 फिनिल ब्यूट 2 इन, फिनिल बोले तो C6H5, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो, C6H5 इज फिनिल। 1 फिनिल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन तो बना ही लेंगे, है ना। और उसी में एक फिनिल ग्रुप लगा है C6, चाहो तो आप बेंजीन रिंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यही है 1 फिनिल ब्यूट 1 इन, राइट। तोड़ दो बॉन्ड को, क्या बनेगा, दोनों एल्डिहाइड पर एक एरोमेटिक होगा एक एलिफेटिक। यहां से आपको एलिफेटिक मिलेगा प्रोपेनल और यहां से मिलेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका बेंजीन रिंग और इसमें लग गया CHO, और दूसरा जो आपका है वो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उसी में CHO। चौथा कार्बन नहीं लगाएंगे अपने मन से, समझ रहे हो ना। उसी कार्बन को एल्डिहाइड, उसी कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोपेनल बेंजल्डिहाइड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। और ये प्रोपेनल, हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करते हैं पेरेंट चेन में, इसलिए 3 कार्बन है इसको मिला के प्रोप, 3 ई हट के अल, प्रोपेनल। ठीक है, चलो फिफ्थ फिफ्थ पढ़ो जल्दी से, ये क्लियर है चारों क्वेश्चन, फिफ्थ पढ़ो जल्दी। उल्टा है ये, आपको ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दे दिए, आपसे एल्कीन पूछ रहा है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन। अभी इसमें एल्कीन दिया था और प्रोडक्ट पूछ रहा था, नहीं है तो यहाँ शेयर कर लेना भाई। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बोला है कि एक एल्कीन है ए नाम का, नाम नहीं पता हमें, ठीक है, एल्कीन है एक ए नाम का, जिसके ओजोनोलिसिस से आपको इथेनॉल और पेंटेन 3 ओन मिल रहा है। इथेनॉल और पेंटेन 3 ओन, इनको बनाना है, इनके दोनों ओ को हटाना है और दोनों को जोड़ देना है, तो एल्कीन बन जाएगा। समझ रहे हो ना, उल्टा काम करना है। अभी क्या कर रहे थे, एल्कीन का बॉन्ड तोड़ के दोनों में ओ लगा रहे थे, अब दोनों से ओ हटाओ और दोनों उसी कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ रहा। क्या 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 बन रहा है बताओ, एक बन रहा है इथेनॉल और दूसरा क्या बन रहा है, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, ओके। मतलब ऐसा कुछ, C2H5, इस वाले C में डबल बॉन्ड O है और ये भी C2H5 हो गया, पेंटेन 3 ओन, ये पेंटेन 3 ओन, समझ में आ रहा है ना। अभी तो बनाए थे पेंटेन 3 ओन पीछे, ये तो है, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, बीच में C, उसके साथ डबल बॉन्ड O, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, बीच में C, डबल बॉन्ड O, है ना। इसको जानबूझ के ऐसे लिखो ताकि आपको ये दोनों वो सामने सामने दिखे। अब ये दोनों ओ को हटा दो और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ डालो, क्योंकि बनाते समय तो वही दोनों कार्बन को तोड़े थे ना, और उसी में ओ लगाए थे, अब उन्हीं में से ओ हटाओ और उन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ डालो। तो कैसे जुड़ेगा ये देखो, ये दोनों कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, फिर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, और इसी कार्बन पे एक ब्रांच है इथिल की सॉरी, और ये आपके 2 कार्बन, ये है आपका एल्कीन, इसका नाम 3 इथाइल पेंट 2 इन, 3 इथाइल पेंट 2 इन, अपने इसमें क्वेश्चन में खाता वो नहीं था, तो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंट 2 इन। समझ में आया क्या, है ना। जस्ट उल्टा स्टेप करना है। अभी आपको ये दे देता तो आप क्या करते, इसको तोड़ते ऐसे और इसमें एक को लगाते तो ये मिल जाता, और इसमें एक को लगाते तो ये मिल जाता। ठीक है, रिवर्स, इसका लेक्चर नहीं डाला था, इसको बोल रहा हूं, इसको देखना है तो ठीक है, उसमें लाइट गोल होगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है,
डन एवरीवन? यश आ रहा है समझ में कुछ? क्या आ रहा है? समझ गया। सिक्स, सिक्स पढ़ो जल्दी से। सिक्स अगेन ओजोन बेसिस का क्वेश्चन है। सिक्स, an alkene A contains 3 carbon carbon single bond, 8 carbons hydrogen single bond, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की, बाकी आपके कार्बन कार्बन की 8 सॉरी 3 सिंगल बॉन्ड्स है, राइट। देखो जो पाई बॉन्ड है उसमें भी तो एक सिंगल बॉन्ड होती है ना, उसको भी तो काउंट करना है, नहीं? जैसा होगा, कार्बन कार्बन कितनी बॉन्ड बोला है? 3, 1 2 3 हो गई ऐसा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तीन, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोला ना। और हाइड्रोजन कितने बोला है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक बोला है। प्रोबेबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है, बस अब यही आंसर हो सकता है। ब्यूट 2 इन नहीं होगा तो ब्यूट 1 इन होगा, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इतनी होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इतने ही होंगे, नंबर ऑफ कार्बन भी इतने होंगे। तो आगे क्वेश्चन पढ़ के अपन को समझ में आएगा कि ब्यूट 1 इन है कि ब्यूट 2 इन है। आगे पढ़े चलो। और A on ozone basis give 2 moles of an aldehyde of molar mass 44U। अब देखो यही कंफर्म स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि दोनों एल्डिहाइड सेम इसी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर आपने डबल बॉन्ड यहां बनाई तो एक मिलेगा मीथेनॉल और दूसरा मिलेगा प्रोपेनॉल, तो दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो गए ना। और ये बोल रहा है कि दोनों एल्डिहाइड सेम है जिनका मास 44 ANU। 44 ANU बोले तो CH3 THO का अगर आप निकालते हो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? कितने कार्बन है? दो, तो 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो 16। तो 16 4 20, 20 और 24 44 आ रहा है, मतलब यही स्ट्रक्चर। ब्यूट 1 इन नहीं है ना, समझ गए ना क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो दो एल्डिहाइड बनने वाले हैं उनमें से किसी का मास 44 ANU नहीं आएगा। वो यही स्ट्रक्चर होगा तब ये यहां से काटोगे, एक ओ लगाओगे तो ये बन गया इथेनॉल, ये भी बन गया इथेनॉल, और इथेनॉल का मास कितना आता है? 44, जो मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। हो गया, एक आईयूपीएसी नेम क्या है? ब्यूट 2 इन। क्या है? ब्यूट 2 इन। ए का पूछा है आपसे, एल्डिहाइड का नाम नहीं पूछा, ध्यान से ना। तो कई बार होता है ऐसा एक्साइटेशन में, अरे बन गया बन गया बन गया सोच के अपन ये क्या गया इथेनॉल, अरे जो बना है उसका नाम नहीं पूछा है, ए क्या है वो पूछा है। क्या था? एल्कीन, यानी कि ब्यूट 2 इन। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो 7 बना दो तो मैं समझ जाऊँ कि डबल मैसेज आ गया। चलो 7। देखो सबसे पहले जरूरी है वो दोनों का स्ट्रक्चर बनाना, वो नहीं बना तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता। जो दो प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोपेनल एंड पेंटिंग थ्री ओन, पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर वो हटा के दोनों को जोड़ देना भाई। बस इतना ही काम करना है। देखो जो एल्कीन बनेगा ना उसका नाम बताना।
यार वेंटिलेशन होगा तो हाथ को हटा दे तो कॉपी नहीं बोल रहे क्या बनाया हमें प्रोटीन लंग एंड क्या दिया टेम्पलेट बी फोर ये लास्ट में कोच के साथ ही अल्कोहल होता है COH मत लिखो वो CHO ठीक है बस तो बात समझ गया और वो COH मतलब अल्कोहल होगा समझ रहे हो ना O को पहले लिख के H बाद में लिखे तो वो OH रीड कराएगा तो वो अल्कोहल बोल देते हैं तो CHO लिखो ठीक है और ये यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड लगाना भाई O का हाँ अभी बस अब जिस जगह से O को हटाना है इसी जगह वाले कार्बन को जोड़ दो खत्म मानस बना क्या बना दिखा कहाँ बना है तो इसका क्या करूंगा ये दोनों तो नाम दिए हैं जो दिया है वो बना है फाइनल स्ट्रक्चर था ना और वहां पे CHO कैसे आया नीचे ये कीटोन में H थोड़ी ना होता है कीटोन में अभी बनाए अपन पेंटेन थ्री तो पीछे बनाए हैं वहीं से देख के बना लो कम से कम अभी बनाया ना पीछे पेंटेन थ्री भैया श्वेता CH3 CH2 CHO है ना और दूसरा क्या दिया है पेंटेन थ्री ओन है ना तो दो कार्बन को नीचे ले जाता हूँ ये ऐसा कर लेते हैं और ये ऐसा कर लेते हैं सही है ऐसा जान करके कर रहा हूँ ना मैं क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों को जोड़ना है लिख सकता हूँ ऐसे आप स्ट्रेट भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा ठीक है अब इनको इनके ओ को हटाना है और बस ऐसे ही जोड़ दो लाके ठीक है ठीक है अभी आपने इसको जुदा किया था ना दोनों को तो जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है आ रहा नहीं ये है आपका कंपाउंड उसका नाम बताना हाँ बोलो बोलो सब कुछ थ्री मिथाइल एक्स थ्री ठीक है यहीं से काउंट करोगे क्योंकि यहाँ से काउंट करोगे तो तीन मिलने वाला है यहाँ से काउंट करोगे तब भी तीन मिलने वाला है पर ब्रांच भी है ना इधर इधर से काउंट करोगे तो ब्रांच को चौथा नंबर मिल जाएगा तो कम नंबर चाहिए तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो 3 पे इथिल X3E ठीक है टफ है क्या ओजोन क्या टफ है इसमें आप बोल रहे हो नहीं आ रहा चार चार क्वेश्चन कर दिया थी 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन कर नहीं तीन उसका नहीं था 4 5 6 डन क्या डिफिकल्ट लग रहा है राशि बताओ और इजी करते हैं इससे इजी नहीं हो सकता मैं बोलो फिर किसको जाता है अरे जहां से रिमूव किए हो आपने इस कार्बन से ऑक्सीजन को छीना ना और इससे इससे छीना तो कमी किसके पास है इन्हीं दोनों के पास है तो इन्हीं दोनों को लाके जोड़ दो आप देखो अगर ये आपको अगर ये देता कि चलो ये एल्कीन है अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा तो आप यहीं से तोड़ते ना तो जहां से तोड़ रहे हो वहीं से वापस जोड़ो ये दोनों टूटे अलग हुए ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन को हटाओ वापस जोड़ दो वही तो क्या अपन ने ऑक्सीजन को हटाए और दोनों को वापस जोड़ दिए इसको तो स्टेट चेंज में उस समय लिखने के लिए ले लो बट जुड़ेगा तो वो उसी कार्बन से फिर आप उसको ऐसा करो देखो आप ऐसा लिखे ना ये बोल रहे हो ना आप जोड़ते समय इसको ऐसे उठाओ इसको ऐसे करो और फिर जोड़ो तो यही बनेगा समझ गए क्या है ना तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर ये फिर ऐसा बन रहा है मेरा तो ये तीन हुआ
और चौथा फिर आपने बोला इसको ऐसा करके ऐसे जोड़ना है, तो मेरा ऐसा बन रहा है सर, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों नीचे जा रहे हैं, चलेगा? तो मैं भी तो वही बनाया हूँ, ये भी तो वही है, बस मैंने ये इनको मोड़ के इधर कर दिया, वही चीज है ना। ये भी वही है, 1 2 3, 3 पे इथिल, हेक्स, 3 इन, वही चीज है, ठीक है। ऐसे ही बनाते होगा तो गलत नहीं है, सही है वो भी, और ऐसे भी सही है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि सर आपने ऐसे क्यों किया, तो मैं बस ओ को एक साथ आमने सामने ला रहा था ताकि दोनों मिलके वापस अलग हो जाए, और जिस कार्बन के सामने रखा उन्हीं दोनों कार्बन को जोड़ दिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन बस एक बार देख लो। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। अपने कंबशन पढ़ा था ना, कंबशन वाज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जहां पे हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके उसको कहीं रोक नहीं रहे, तो इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता था, CO2 एंड H2O। तो सब में वही बनेगा, बस आपको बैलेंस करना है, समझ रहे हो क्या? C4H ब्यूटेन मतलब C4H10 हो जाएगा, एक एक मॉलिक्यूल को ही करना है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए आपको हो सकता है ऑक्सीजन को फ्रैक्शन में भी लेना पड़े, जैसे कि पहला करते हैं, ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा, C4H10, ब्यूटेन C4H10 होता है, CnH2n+2, n की जगह 4 रखूंगा, ब्यूट है तो C4H2 into 4 is 8, 8 plus 2 is 10। फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। और इसमें क्या कराएंगे अपन, ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे, इट विल गिव CO2 एंड H2। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 कार्बन है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 करेंगे, हो गया 10। अब बस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ जितना है ना उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना, ये नहीं बढ़ाना है अपन को, एक ही मॉलिक्यूल को कंबशन करके बता रहे हैं। तो कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 5 और 8, 13। यहाँ पे कितने हैं, 2। अब अगर आप यहाँ पे 13 करते हो तो ये तो 26 हो जाएंगे, तो मुझे तो 13 चाहिए ना, तो 13/2, 26/2 13, ठीक है। तो बाकी जो 3 दिए ना उनका भी सेम ऐसे ही होता है, बन जाएगा तीनों, है ना। सबका प्रोडक्ट, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सबका प्रोडक्ट CO2 और H2O ही होता है। और सारे आपको जितने भी ये सब हाइड्रोकार्बन ही है, पेंटीन भी हाइड्रोकार्बन है, हेक्साइन भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इसी को तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। टॉल्यूइन भी हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन रिंग में CH3, कहीं भी कुछ नहीं है, O नहीं है, N नहीं है, S नहीं है, P नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन, तो CO2 एंड H2 हर बार, ठीक है। चलो अगला देखो, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर फॉर हेक्स-2-इन। बनाओ तो हेक्स-2-इन का सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना है। हेक्स-2-इन, ये है हेक्स-2-इन। अब आप इन दोनों कार्बन को एक साथ रखो, राइट। इनके पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक साइड में। अब इनके पास दो बचे हुए अल्किल ग्रुप है ना, वो एक जैसे नहीं है, U2 इनमें लकीली दे वर सेम, CH3 CH3, यहाँ ऐसा नहीं है, तो ठीक है, ये दो तो सेम है ना, इनको एक साइड रखिए, तो ये हो गया आपका सिस। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, चलो इसको तो नहीं करेंगे, 1 2 3, क्लियर है। देखो, 2 सेम एटम्स ऑन द सेम साइड, ये क्या है, cis। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, अब दोनों H को डायगोनल में कर दो, ये H यहां गया, ये H यहां गया, इसका एक कार्बन यहां,
और इसके 3 कार्बन, दिस इज ट्रांस। समझ रहे हो ना? ये इसके कारण सिस है, ये सिस हेक्स 2 इन, और ये इसके कारण ट्रांस है, ट्रांस हेक्स 2 इन। ठीक है, अब देखो इसमें एक और पार्ट क्या पूछा है आपसे, हाउ सॉरी व्हिच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। देखो अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये दोनों अपने जो हेक्स टू मीन है, ये दोनों मतलब मान लीजिए लिक्विड है ना, तो तो बॉइल कर रहे हैं ताकि वेपर बन जाए। ये एक सिस एक एक हेक्स टू इन है, ये दूसरा हेक्स टू इन है। मैं सिस ट्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन जनरल समझा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ये एक हेक्स टू इन है, ये एक हेक्स टू इन है, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा टेम्परेचर दो कि इनकी बॉन्ड टूट जाए और ये दोनों वेपर बन के उड़ जाए। तभी तो बोलोगे ना वेपराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, राइट। जब तक आप इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को नहीं तोड़ते तब तक ये इवेपोरेट या बॉयल नहीं हो पाएंगे, राइट। अब जिनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा उनको तोड़ने में टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। राशि क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ज्यादा क्या? हाँ, कुछ बता रहा हूँ तो सुन लो ना, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो अगर जिनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर सिस वाले मॉलिक्यूल्स में सिस का सिस के साथ अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या ट्रांस का ट्रांस के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा अलग करने में। ठीक है, अब यहाँ पे डाइपोल की बात करते हैं अपन, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का मास तो सेम है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम होगा, है ना। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक का ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम सब में एक जैसा लगता है, राइट। समझ रहे ना? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो यानी कि वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम लग रहा होगा दोनों में, बट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दोनों में अलग अलग लग रहा होगा। हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि जैसे कि मैंने आपको BF3 का बताया था डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये जो मैंने एरो बनाया इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फ्लोरीन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कब क्रिएट होता है, जब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो। डाइपोल होता है, आपको फिजिक्स में पढ़ो डाइपोल, पढ़ो टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डाइपोल। नाम समझना, डाइपोल मतलब दो पोल होंगे, दो पोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो लोग नेगेटिव एंड बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पॉजिटिव। समझ आ रही बात? तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। इनके बीच के डिस्टेंस को अपन यहाँ बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है यही इनके बीच का डिस्टेंस है ना? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मतलब इसको पर्टिकुलर को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों में देखो क्या हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा ऐसा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ट्रांस है, राइट। ट्रांस में क्या होगा, एक का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, अच्छा ये डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अ सिंगल बॉन्ड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको लग रहा है ये दोनों अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे को, वेक्टर एडिशन, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और ये दोनों जाके ऐड हो रहे हैं। जैसे इन दोनों में देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 डाइपोल है, एक डाइपोल BF का ये, दूसरा डाइपोल ये, तीसरा डाइपोल ये। इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 होता है। यहाँ 0 नहीं हो रहा है बट कुछ तो कम होगा ना, कैंसिल होगा ना, राइट। तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, मतलब अट्रैक्शन कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, देखो इसके नीचे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मॉलिक्यूल
the boiling point of a molecule depends upon dipole-dipole interaction. Depends upon dipole-dipole interaction. The boiling point of a molecule depends upon dipole-dipole interaction. So stop. Since cis isomer, आप लोग ये डायग्राम तो बना लिया ना दोनों का स्ट्रक्चर. Since cis isomer has higher dipole moment, therefore it has higher boiling point. ठीक है. इसके नीचे आप लोग लिख लेना और ये एरो जरूर बना लेना, है ना. यही आपके डाइपोल शो कर रहा है और यहाँ पे एरो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इसके cis हेक्स 2 इनके नीचे लिखना हायर डाइपोल मोमेंट और इसके नीचे लिख लेना लोअर डाइपोल मोमेंट. ठीक है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना. वहां भी पोर्स क्रिएट होते हैं और एक ओ मतलब एक हो गया मतलब H2O, ये दूसरा H2O आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं. तो आपको इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा. 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, जो कि ज्यादा है. ठीक है. अगर आप दूसरे लिक्विड से कंपेयर करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट 10 देख लो. Why is benzene extraordinarily stable though it contains 3 double bonds? इसमें रेजोनेंस होता है, delocalization of pi electrons. That is the reason why it is more stable. रेजोनेंस जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे the molecule is stable. ठीक है. 10 हो जाएगा. 11 पढ़ चुके हैं पर एरोमेटिसिटी का कंडीशन है. देखो 11 क्वेश्चन जल्दी पढ़ो. What are the necessary conditions for any system to be aromatic? अकल रूल. पहला था आपका कि the molecule should be planar. Second, complete delocalization of electron होना चाहिए. And third, 4n plus 2 pi electrons. ठीक है. Based on that, explain why the following systems are not aromatic. पहले से दे दें कि following systems जो वो aromatic नहीं है. तो देखो इसमें क्या हो रहा है. पहला स्ट्रक्चर ध्यान से देखो. आपका जो देखो इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आपको दिख रहा है. पहला वाला कार्बन जो देखो, जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और डबल बॉन्डेड कार्बन आपके sp2. अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे ना, वहां पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं. भले ये कार्बन यहाँ सिंगल बना रहा है बट यहाँ तो डबल बना रहा है ना. अल्टीमेटली एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. ये भी एक तरीका होता है प्लेनार नॉन प्लेनार देखने का. क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ट्राइगोनल प्लेनार, यानी कि एक ही प्लेन में. बट sp3 का स्ट्रक्चर क्या बनता है? टेट्राहेड्रल, जो कि प्लेन में नहीं होता. टेट्राहेड्रल इज अ 3D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर आप प्लेन में नहीं बना सकते. तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो पहले दोनों स्ट्रक्चर में आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है. ठीक है. पहले स्ट्रक्चर में लेफ्ट मोस्ट कार्बन और सेकेंड स्ट्रक्चर में बॉटम वाला कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है दोनों में. एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब कि प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है. है क्लियर? मीथेन का स्ट्रक्चर प्लेनार नहीं होता. तो समझ लो प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन की हाइड्रोजन के साथ आपकी तरफ बन रही है, एक बोर्ड की तरफ बन रही है, दो प्लेन में बन रही है. समझ रहे हो? वो वेज और याद है अपन इस टाइप का कुछ वेज बनाते थे, एक अपन सॉलिड वेज बनाते थे टू शो द 3D स्ट्रक्चर इन बोर्ड या पेपर. समझ रहे हो? तो पहले दोनों एरोमेटिक इसलिए नहीं बिकॉज दे कंटेन अ sp3 hybridized carbon which makes their structure non-planar. और अगर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनार है then according to Huckel rule the compound is non-aromatic.
मैं क्लियर, समझ में आ रहा है एक शब्द। अगला वाला देखो, अगले वाला तो हर कार्बन डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं बना रहा है ना, है ना, मतलब सब प्लेनार है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाँ 8। तो ये 4n+2 वाले को फॉलो करेगा किसी वैल्यू n पे। n की वैल्यू 1 रखते तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, n की वैल्यू 2 रखते तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। 8 तो आता ही नहीं, n की वैल्यू तो इंटीजर ही है ना, तो 8 इज नॉट फॉलोइंग दैट रूल, मतलब ये वाला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें, इसलिए ये भी नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है, क्या सोच रहे हो शफी, बोलो बोलो। n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, 4 1 का 4 + 2 6। आप 0 रखोगे तब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 रखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 × 2 8, 8 + 2 10। n n ऐसी एक इंटीजर ले रहे हैं अपन कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी एक एरोमेटिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हम चला लेंगे, 6 भी चला लेंगे, 10 भी चला लेंगे, बट 8 नहीं, क्योंकि 8 इस रूल को फॉलो नहीं करता। n इज नॉट द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, n एक जस्ट इंटीजर है जो आप अलग अलग नंबर्स पुट करके देखोगे तो चेक कि कौन से n की वैल्यू इसके लिए लागू हो रही है। जैसे बेंजीन के लिए कौन से n के लिए लागू होती है 1, n की वैल्यू 1 पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13, how will you convert benzene into para nitrobromo-benzene? पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन होता क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। बेंजीन तो पता है ना, चलो अच्छी बात। हाँ, और क्या बोला कंपाउंड, पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, नाम से समझ में आ रहा है इसमें 2 ग्रुप, नाइट्रो और ब्रोमो, और इन दोनों कैसे हैं ये भी बता दिया। पैरा मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट, समझ जाएगा स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका, क्या क्या बोला है, नाइट्रो, और ये लगा दिया मैंने नाइट्रो, ये लगा दिया मैंने ब्रोमो, कोई ऊपर ब्रोमो लगा दिया नीचे नाइट्रो, वो भी सही है, गलत नहीं है ना, घुमा देना उसको, वही चीज समझ रहे। ये आपको बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है, बेंजीन से। आपके पास गिवन क्या है, बेंजीन, है ना क्लियर। हाँ पहले क्या, नहीं पहले नाइट्रेशन करवा दी, आप देखो वो अपना डायरेक्टिंग प्रिंसिपल याद काम आएगा यहाँ पे, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस याद आ रहा है। तो नाइट्रो तो मेटा डायरेक्टिंग है ना, नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा में बैठाएगा, क्योंकि तो हमको नहीं चाहिए मेटा में, होना चाहिए ब्रोमीन, हमें ब्रोमीन और नाइट्रो कैसे चाहिए, पैरा पोजीशन पे, और ब्रोमीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो पहले आप बेंजीन का कराओगे क्या, ब्रोमिनेशन Br2 in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन, ये मिलेगा। अब ब्रोमो बेंजीन का करा दो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अपन क्या लेते हैं, HNO3 + H2SO4, ये सब इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस है। अब ब्रोमीन पहले से बैठा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहां से आपको मिल जाएगा पैरा, वही जो बनाना चाह रहा है, पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, सॉरी पैरा ब्रोमो नाइट्रो, हाँ नाइट्रो, ठीक है, क्लियर है ये। चलो इसको लिखो पहले, पैरा क्या बोल रहा है, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, है ना। इसमें क्या करेंगे, पहले अपन लिखो नीचे, बस लिख लियो ना नाम, बना क्या रहे, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इसमें लिखो फॉर दिस
Bromination of benzene is done first. Bromination of benzene is done first. Bromination of benzene is done first to form bromobenzene. To form bromobenzene. To form bromobenzene. मतलब क्लियर है, यहां तक आ गए है ना? इसके बाद क्या करेंगे, उसका डाल के आफ्टर दैट नाइट्रेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज डन. आफ्टर दैट नाइट्रेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज डन. नाइट्रेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज डन टू फॉर्म अब देखो दो टाइप के बनेंगे, मैंने बनाया यहाँ पे एक है, पर ऑर्थो वाला भी तो बनेगा ना. भले मेजर ये बनेगा बट साथ में ऑर्थो भी तो बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा दोनों में भेजता है ना आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को. तो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऑर्थो वाले भी होंगे, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप इन दोनों लिक्विड को, दोनों मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हो. अपन 9th में पढ़ते थे टेक्निक, we can separate two miscible liquids by fractional distillation. ठीक है, आप क्या लिखिए, to form ortho bromo nitrobenzene and para bromo nitrobenzene. ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के ब्रैकेट में माइनर लिखना और पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के ब्रैकेट में मेजर पे. पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर क्वांटिटी में बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट. उसका रीजन ही मैंने बताया है कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण. ये दोनों ग्रुप पास पास में है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, Then, which can be separated by fractional distillation. Which can be separated by fractional distillation. Which can be separated by fractional distillation. Clear है? देखो अगर मेटा वाला बनाना होता है ना तो पहले नाइट्रेशन करते हैं, समझ रहे हो? तो नाइट्रेशन से क्या होता है, अब आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन में जाएगा तो बन जाएगा मेटा वाला, जो हमारा अगला क्वेश्चन है. पर इसके पहले रिएक्शन लिखो पूरा. अब जो लिखे ना अभी उसी का रिएक्शन है ये. यहाँ पे ले लेना FeBr3 लिवाइस एसिड, उसके टर्म्स में ये होगा, फिर नाइट्रेशन से ये दोनों मिलेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे एरो में लिख लेना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो आपको मिल जाएगा पैरा वाला. ठीक है, अब 3 स्टेप करना पड़ा ना, पहले ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सेपरेशन. ठीक है, अगला वाला बनना चाहिए मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. बनेगा? कितने लोग से बनेगा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन? क्या देख रहे हो फोन में यार, बुक नहीं है? बोलना चाहिए था यहाँ 3 लोग रखे हैं. हाँ, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? आप ही बात उठाए थे ना, बोलो राशि. ठीक है, पहले नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, फिर क्लोरीनेशन, तो क्लोरीन मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक तरह का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2-4 एग्जांपल याद रखना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए हैं, बट कॉमन आपके नाइट्रो है, एल्डिहाइड है, CH3 डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, नाइट्रो है,
फिर आपका एल्डिहाइड है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, नाइट्राइल, CN, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उसके कारण आपका बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव साइड चला जाएगा, जिससे कि अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे नहीं भटकेगा। तो क्या कहां बचा उसके पास? मेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? नाइट्रेशन, सेकंड क्लोरीनेशन। सेपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेटा ही बनेगा, समझ रहे हैं ना? सेकंड, थर्ड देखो, थर्ड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन मतलब बेंजीन रिंग में CH3, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो फिर अगेन पहले वो कैसे करते हैं, CH3 कैसे ऐड करते हैं? CH3 क्या है? व्हाट इज CH3? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का क्या पढ़े थे अपन? हाँ, तो रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम क्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, बोला था आएगा क्वेश्चन। क्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से पहले बेंजीन का अल्काइलेशन करेंगे, बनेगा टोल्यूइन। फिर टोल्यूइन का करेंगे, क्या बनाना है? नाइट्रो। अब टोल्यूइन का करेंगे नाइट्रेशन, तो ऑर्थो में और पैरा में जाएगा, उसमें पैरा वाला आपका मेजर होगा। सेपरेशन कर लेना आप। इसको डाउट इस क्वेश्चन में, पहला होगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होगा नाइट्रेशन। एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल किसमें बनाए थे? फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये दोनों पढ़ लो भी अच्छे से, दोनों रिएक्शन को। तो सुबह इसको खा के पूछे क्या होता है फ्रिडल क्राफ्ट, तो बोलना चाहिए तो बेंजीन में अगर क्लोराइड लगाएंगे तो टोल्यूइन बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये नहीं भूलेंगे, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। अपन देखे थे ना मैकेनिज्म, यही था जो आपके Cl2 से Cl को बाहर निकाल रहा था और उसको इलेक्ट्रोफाइल बना रहा था। वरना Cl से Cl2 तो निकलता ही नहीं है, मतलब Cl2 से Cl नहीं निकलेगा। इसका तोड़ोगे तो हमेशा रेडिकल ही मिलेगा, जैसे अपन बना रहे थे। वो तो वो AlCl3 था जो इसको Cl पॉजिटिव बन के बाहर निकाला। ठीक है, हो जाएगा। एसिटोफिनॉल अपन पढ़े हैं ना, फिर क्यों एसिलेशन देखो पीछे एक बार, एसिटोफिनॉल ही बनाए थे वहां पे। COCH3 ऐड हो गया था आपके बेंजीन रिंग में। क्या ऐड हो गया था? COCH3, दैट वाज एसिटोफिनॉल। मिला? फोर्टीन, 14 देखो, 14 जल्दी, 14 देखो ना जल्दी। In the alkane, identify 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atoms and give the number of hydrogen atom bonded to each one of these. ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं? हाँ, वो कार्बन कितने और कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो कार्बन सिर्फ एक ही और कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो प्राइमरी है, यानी कि 1 डिग्री। अगर वो कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो सेकेंडरी है, यानी कि 2 डिग्री। और अगर वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो है आपका टर्शियरी, यानी कि 3 डिग्री। अगर 4 से कनेक्टेड है तो क्वाटरनरी, यानी कि 4 डिग्री। स्ट्रक्चर बनाए, CH3, CH2, फिर C के ब्रैकेट में CH3 दिया, मतलब ये दोनों CH3 इसी C में कनेक्टेड है, चेन में नहीं है, समझ रहे हो ना? दो CH3 बीच चेन में नहीं हो सकते, 5 बॉन्ड बना देगा। ठीक है, फिर अगला CH2, फिर CH, और इसी में 2 CH3 है, तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा। क्लियर है? ठीक है, ये है आपका 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना। ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये आपका 4 डिग्री, हालांकि पूछा नहीं है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पूछा। ठीक है, ये है आपका, अच्छा ये दोनों 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये, और उन्हीं कार्बन को अपन 1 डिग्री कार्बन एटम बोल देंगे। जितने भी 1 डिग्री वाले उसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 6, 9, 12, 15।
15 हाइड्रोजन आर कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन में 2 तो 4, बस 4 हाइड्रोजन आपके 2 डिग्री वाले, और 1 डिग्री वाले, सॉरी 3 डिग्री वाले एक ही होता है, 3 डिग्री में तो एक ही लगेगा, क्योंकि बाकी 3 जगह तो कार्बन लगा है, समझ लो। 1 डिग्री में हर कार्बन में 3 होते हैं और एक में कार्बन से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप बोल रहे हो कि देयर आर 5 1 डिग्री कार्बन, तो 5 into 3 is 50. If you are saying there are 2 डिग्री कार्बन, so 2 into 2 is 4 hydrogen. Clear है? What effect does branching of an alkene chain has on its boiling point? देखो ब्रांचिंग करने से ना सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे आपने ये बनाया पेंट 1 इन, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। पर अगर आपने यही पेंट 1 इन को ऐसे कर दिया, सरफेस एरिया कम हो गया, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ये इफेक्ट होता है ब्रांचिंग का ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से कम है, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से कम है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम है, ठीक है। कार्बन बढ़ता जा रहा है तो मास बढ़ता जा रहा है ना, तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर है? क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है? एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, 16 क्वेश्चन पढ़ रहे हो। Addition of HBr to propene yields 2 bromopropane, while in presence of benzoyl peroxide, the same reaction yields 1 bromopropane. Explain and give mechanism. Markovnikov and anti-Markovnikov. क्या लिया अपन ने? 2 bromopropane मिल रहा है प्रोपीन से, और बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मिल रहा है 1 ब्रोमोप्रोपीन। देखो ये रहा प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, राइट? CH2 CH CH, ये है प्रोपीन। इसमें मैं करवा देता हूं HBr का एडिशन, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि डार्क में करते हैं, और यहाँ पे हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CO का ट्वाइस O2, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला बनता है ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। अगर डार्क में हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ, और अगर बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। कभी कभार H2O2 भी ले लेता है ना, वो भी पेरोक्साइड ही है, जरूरी नहीं कि हर बार बेंजोइल पेरोक्साइड ही लेगा, पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। अब बोलोगे सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, बट एडिशन कहां होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन। क्लियर है? तो इन दोनों में ही होगा जो होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो मार्क एडिशन से क्या मिला मुझे? CH3 CHBr CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, यानी कि CH2Br CH2CH3, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। मार्क एडिशन, एंटी मार्क एडिशन, दोनों का मैकेनिज्म हमने लिखा है कॉपी। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रिएक्शन, कार्बोकैटायन किसका ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन करेगा। बनता दोनों में दोनों है, ऐसा नहीं कि मार्क एडिशन में ये नहीं बनेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ में ये नहीं बनेगा। मार्कोनिकॉफ में ये भी बनता है, ये भी बनता है, बट ये मेजर होता है, ये माइनर, और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये मेजर, ये माइनर। और ये डिसाइड कौन करेगा? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ? कंडीशन, कंडीशन विल डिसाइड कि आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करा रहे हो या एंटी मार्कोनिकॉफ। ये भी इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ, ठीक है। नेक्स्ट 17, अब तो ओजोन बनना चाहिए, ठीक है। पर एक बार इसको देख लो, इसमें बेंजीन इन्वॉल्व है, जल्दी पढ़ो।
राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथिल बेंजीन, उसको अपन ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं। एक्चुअली जहां पे भी आपके दो बेंजीन मतलब रिंग में दो मिथिल ग्रुप लग गए ना, इट इज नोन एज, इसका कॉमन नेम होता है जाइलिन। एक होता है तो टोल्यूइन, दो होता है तो जाइलिन। अब अगर दोनों आजू बाजू लगे तो ऑर्थोजाइलिन, तो यही है ऑर्थोजाइलिन। यहां लगा होता तो मेटाजाइलिन और यहां लगा होता तो पैराजाइलिन। क्लियर है? क्योंकि इसका आईयूपीएसी ने आपको दिया है 1,2-डाइमिथिल बेंजीन, यानी कि ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, इसका क्या कराना है? ओजोलिसिस। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट केकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? जल्दी बनाओ पहले इसको, ऑर्थोजाइलिन जल्दी। है ना? अब इसको भी तोड़ना है, अपने पास 3 डबल बॉन्ड है ना, तो एक बार साफ बनाओ। ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना है। ये तो करते हैं ना अपन फोटोलिसिस में, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, वहां पे ऑक्सीजन चिपका देते हैं, है ना? फिर ये भी एक डबल बॉन्ड टूटेगी। ठीक है आपको? हाँ, इस वाले को बना रहा हूँ, कैसे बनेगा ध्यान देना। ठीक है, ऊपर CH3 है? फिर उसके बाद ये तो एक कार्बन है ना, ये कार्बन लगा हुआ है और उसके साथ डबल बॉन्ड O है। ठीक है, बट ये कार्बन अकेला नहीं है, इसके साथ ये भी कार्बन है, तो इसलिए मैं H हटा देता हूँ। ठीक है, H हटेगा ना? ठीक, ये वाला कौन सा C है? ये वाला। ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड होगा ऐसा। इसके साथ तो H है, इसके साथ H नहीं है क्योंकि इसके साथ CH3 आ गया ना, तो उसने H को हटा दिया। बट यहाँ तो है ना, हर हर एक एच का मतलब CH होता है ना, यहाँ पे CH है ना, यहाँ C है क्योंकि वो H हट गया है इस मिथाइल के कारण। यहाँ से भी H हट गया है इस मिथाइल के कारण, बट बाकी चारों के पास CH है। ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है क्या बन रहा है ना? वही काम यहाँ भी होगा, देखो। ठीक है, CH3, फिर ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, फिर ये कार्बन का डबल बॉन्ड O, CH। ये वाला पार्ट थोड़ा कीटोन का भी है, ये पार्ट एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड है ना ऊपर वाला, और ये वाला क्या है? कीटोन है। C के साथ डबल बॉन्ड O, और दोनों जगह मिथिल मिथिल मतलब एल्किल ग्रुप, ये बनेगा ना? और ऐसे यहाँ भी बन रहा है सेम, CH3 जैसे यहाँ था, यहाँ पे भी है। CH3 के साथ एक डबल बॉन्ड, और कार्बन का डबल बॉन्ड O थी, ये कार्बन का डबल बॉन्ड O है। फिर इसी कार्बन के साथ एक कार्बन था जो डबल बॉन्ड CHO था, यहाँ भी वही चीज। ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे ऐसे, है ना? इनको देखो तो, अभी तो अपन ने इन दोनों को ही बनाया ना, इनको देखो, इनसे क्या बनेगा? ये वाला C है ना? इसको C को ऐसे लिखूं, इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगी, और इसके साथ तो H भी था, इसके साथ तो है ना H, तो CHO यहाँ तो जुड़ा। पर ये कार्बन खाली नहीं है, अकेला नहीं है, ये भी तो है ना, CHO होगा ऐसा, मतलब दोनों CHO सेम चीज यहां से भी होगी, है ना? तो ये भी दो बनेंगे। समझ गए क्या? हाँ, पक्का। ये वाला देखिए अपन, ये वाला भी देखिए, और ये भी देखिए। अच्छा, ये तो एक ही बन रहा है ना, ये तो एक ही बन रहा है, ये तो देख चुके हैं ना, ना? तीन ही तो काटे ना अपन, तो 3 काट से 3 ये बन रहा है, ये एक ही बनेगा ना। ये वाला ये बन गया, ये वाला भी ये बन गया, और ये वाला ये। यहाँ कोई CH3 नहीं है, CH3 तो यहीं पे थे ना, तो इसलिए इन्हीं प्रोडक्ट में आपको CH3 दिखेंगे, इनके और इनके। ये वाला ये वाला ये वाला। समझ गए क्या?
बना लो। तो बेंजीन भी हो तो भी चलेगा, अपना रूल वैसे ही है, कट करके ओ लगाना और फिर लिख दो जैसा जो जो बन रहा है कट करने के बाद। अगर ये स्ट्रक्चर में ना डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता हूँ, अभी तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ लगाई है, और मैं ऐसा भी तो स्ट्रक्चर बना सकता था, शुरुआत में ऐसे भी कर सकता था। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तब कैसे कटिंग होती? कटिंग। अब ये वाले दो बन रहे हैं, जो एक यहाँ बन रहा था ना, वो अब दो बनेंगे, और ये वाला अब एक बनेगा, है ना। तो भी थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा वो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों सीएचटी एक साथ ही थे। यहाँ पे तो एक ही सीएचटी था ना एक में। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये एकूल का स्ट्रक्चर है ना, एकूल ने बोला था कि आपका बेंजीन हमेशा ऐसा नहीं रह सकता, ऐसा भी रह सकता है। तो मतलब ऐसे और भी एक और प्रोडक्ट बनेगा इससे, ये तो कॉमन बनेगा इसमें, पर इससे एक नया प्रोडक्ट और बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला जब करोगे तो वो यही बनेगा, ये वाला भी करोगे तब यही बनेगा, इससे नया बनेगा। नया बनाए क्या? नया क्या बनेगा देखो, पहले CH3 लिखता हूं मैं, ठीक है। CH3 है, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O है, राइट। इस कार्बन के पास H नहीं है ना, है कि नहीं? कहां से होगा? तो चार बॉन्ड बना रहा है, H नहीं है उसके पास, जहां मिथिल लगा मतलब उस कार्बन के पास H नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, ये वाला कार्बन यहां कनेक्टेड है, और उसी में आपके पास एक मिथिल ग्रुप है, और इसी में एक कार्बन और है। एक आपका हो गया ये, चलिए C डबल बॉन्ड O, और इसी के साथ C, ठीक है। देखो एक बार वापस से, ये रहा ऊपर का CH3, फिर ये वाला ये कार्बन है, और क्योंकि आपने ये बॉन्ड तोड़ी है तो यहाँ एक डबल बॉन्ड O लगा दिया। फिर इस तरफ की बात करते हैं, इस C के साथ ये भी कनेक्टेड है, एक और C जिसके साथ डबल बॉन्ड O है, और फिर इसी कार्बन पे एक CH3 भी है। क्लियर? तो ये नया प्रोडक्ट बना ना, ये इसके जैसा नहीं है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और केकुल के हिसाब से एक अकेला बेंजीन का स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी बता नहीं सकता। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को नहीं लिया होता तो ये तो प्रोडक्ट आप बना ही नहीं पाते। और जबकि सॉल्यूशन में ये भी बनता है, क्यों? क्योंकि बेंजीन कभी ऐसा नहीं रहता, वो सॉल्यूशन में इससे इससे स्विच करता रहता है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मान लो पहले वो ऐसा था, और ओजोन आ गया इसके पास, अटैक किया, तो ये दोनों बनाया। अब जब ओजोन दूसरे इसके पास गया ना, तो उसने तुरंत अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ऐसा कर। अब जब ओजोन इसके पास पहुंचा तो उसने ये बनाया, और इसके दो मॉलिक्यूल बने। तो समझ रहे हो, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर आपको ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, पर अगर आपने रेजोनेंस फॉलो नहीं किया तो आप यही दो बना के छोड़ दोगे। तो केकुल ने यही बोला था कि अकेला एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकता, उनको दोनों स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। मैं क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब बेंजीन अगर आपके पास है ना, लिक्विड बेंजीन, तो उसके अंदर दोनों टाइप के बेंजीन है। मतलब आपको ऐसे में ये एक ही जैसा दिखता है, बट ये रेजोनेंस अंदर करता रहता है, समझ रहे हैं? और उस रेजोनेंस से आपके ओजोन रिसेस में फर्क पड़ा है। क्लियर है? ठीक है, करा लो। ये था 17वां क्वेश्चन ना। अब 18, 19 से लेके 25 तक है, आप लोग बना लो, ठीक है। एक 20 मैं और बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में,
बस एक क्वेश्चन 20 नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट लगेगा, है ना। और उसके बाद फिर हम अगले क्लास में एक रिवीजन चालू करेंगे चाहते हैं, ठीक है। इसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, फर्स्ट से चालू करूँ, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, डन। तो थर्सडे को, ठीक है, सैटरडे को थर्सडे को ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 करके केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करेंगे, सैटरडे को इक्विलिब्रियम का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। एटलीस्ट वो नोट्स कैरी करके लेके आना, जहां आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स लिखे हो, जो शुरू से है, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अटेंड करी है, वो नोट्स भी कैरी करना, तो अब याद आएगा कि क्या क्या लिखे थे उस समय, ठीक है। चलो थैंक यू। ये नोट कर लियो तीनों स्ट्रक्चर, ये और ये